हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर शीमा शो। आज के शो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई को यूके और मालदीव्स जा रहे हैं। ट्रेड से डिफेंस तक हर चीज़ पर बात होगी, जिसमें यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ हम दूसरी जो टॉपिक जिसको हम कवर करेंगे वो है कि बांग्लादेश के जो ढाका है उसमें एक बांग्लादेश एयर फोर्स का ट्रेनिंग जेट क्रैश कर गया, जिसमें ऑब्वियसली 19 लोग अ, वो किया। तो आज इसी हवाले से आज हम डिटेल बात करेंगे कि आखिर ये सफर जो है वो किस हद तक जाएगा। तो जी के हवाले से तो आपको पता है कि पीएम मोदी यूके जा रहे हैं, जहां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, डिफेंस टाइज और डायस्पोरा एंगेजमेंट एजेंडा का हिस्सा हैं। तो और ये टूर ऐसे वक्त में हो रहा है जब वेस्ट के साथ भारत के ताल्लुक जो है वो क्रिटिकल फेज में भी हैं और डोमेस्टिक लेवल पर मोदी साहब की जो इमेज है वो भी फोकस में है। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि जब भारत की इकॉनमी प्रेशर में भी कह सकते हैं, जनरल इलेक्शन के हवाले से नैरेटिव भी बिल्ड हो रहा है, तो क्या यूके का ये विजिट सिर्फ एफटीए के लिए है या मोदी जो है वो अपनी इंटरनेशनल इमेज को पॉलिश करने के लिए निकले हैं? और अगर वाकई एफएटीए फाइनलाइज होता है तो क्या ये हिंदुस्तानी या जो आम पीपल हैं वहाँ के, उनके लिए क्या बेनिफिट लाएगा? आप हमें डिटेल से जरा इस विजिट के बारे में बताएं। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत और बरतानिया के दरमियान जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये काफ़ी देर से इसके ऊपर काम हो रहा था। ये नया नहीं है, और ये जो मौजूदा के जो केयर स्टार्मर की जो हुकूमत है, केयर स्टार्मर की हुकूमत से बहुत पहले इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ। जब ऋषि सुनक, आपको याद होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने इसके ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी केयर स्टार्मर के आने से पहले। सो एक तो ये बात है। दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया चाहता है कि उसके ताल्लुकात जो हैं वो यूरोपियन यूनियन, बरतानिया और अमेरिका के साथ जो कारोबार है वो थोड़ा-सा ज़रा फ्री स्टाइल में हो, और इसीलिए वो इनके साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं, यूरोपियन यूनियन के साथ भी इंडिया इज़ ऑल सेट फॉर दीज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये कहा जा रहा है कि 3 साल से नेगोशिएशंस हो रही हैं और फॉर्मली साइन हो रहा है कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इसमें ये होगा कि जो 99% जो टैरिफ्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, जो इंडियन एक्सपोर्ट बरतानिया में जाएंगे, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और जो यूके की एक्सपोर्ट इंडिया आएंगी, जिसमें गाड़ियां हैं, फूड, प्रोसेस्ड फूड होती है, ड्रिंक्स हैं, विस्की, बहुत कुछ और चीज़ें हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा टैक्स जो है वो कट लगेगा। और आप ये समझ लें कि ये एक, जिसे वो कहते हैं ना, ये एक डबल बायलैटरल ट्रेड है, जिसको आप समझ लें कि वो कहते हैं कि वी हैव टू टेक इट टू अबाउट $60 बिलियन। हमें इसको $60 बिलियन के ऊपर इसको लेके जाना है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी जो कोशिश है वो बरतानिया और जो इंडिया है वो कर रहे हैं। और ये आज से नहीं, जैसे मैंने बताया कि शुरू से इस हवाले से कोशिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन कोई सलूशन आ नहीं रहा था, बन नहीं रहा था सलूशन। तो उन्होंने सोचा क्या करें और क्या ना करें। और दूसरा सबसे एक बड़ा मसला था वीज़ाज़ का भी। इंडियंस चाहते थे कि उनको एक, वो जिसे कहते हैं ना, अनचेक्ड किस्म के वीज़ाज़ मिलें। वो तो शायद उस तरह ना हो, बिकॉज़ उनको पता है कि इससे जो इंडियन जो बिजनेसमैन हैं वो बहुत सारे लोगों को वीज़ाज़ देंगे। लेकिन सो फार इट्स अ विन विन फॉर बोथ द कंट्रीज़। और ये आप समझ लें कि जो इंडियंस कंज्यूमर्स हैं, उन तक जो बरतानवी जो जो स्कॉच विस्की है वो बहुत ही कम कीमत पे मिलेगी। 75% ड्रॉप मिलेगा। यानी कि अगर 150% टैक्स था तो अब वो 75% ड्रॉप है, और अगले 10 सालों में और 40%। गाड़ियों के ऊपर इंडिया जो है वो 10% से लेके
100% तक जो है वो ड्यूटीज़ कट करेगा, जो भी आइंदा लिबरलाइज होंगे। इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो दे आर एक्सपेक्टेड कि वो यूके की मार्केट में पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल जो हैं उनको वो बहुत ज़्यादा जो है वो जिसे वो कहते हैं ना वो मिलेगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है वो दैट इज़ गोइंग टू बी देयर। इसकी आपको इस वो जिसे कहते हैं ना वन के नॉट इवन हैव थॉट दिस विल मटेरियलाइज। ये किसी ने सोचा नहीं था कि मटेरियलाइज होगी, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल डील थी। इसमें आपको याद होगा बोरिस जॉनसन आए, ऋषि सुनक आए, बहुत सारे जो और बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे वो आए, स्टार्टिंग फ्रॉम यानी कि बोरिस जॉनसन से भी पहले की ये बात चली हुई है। तो कम से कम आप देखें 3 साल तो लगे हुए हैं। और इंडिया की जो ट्रेड मिनिस्ट्री है वो कह रही है कि 99% जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं टू ब्रिटेन वो अब ज़ीरो ड्यूटी पे जाएंगे इस डील के तहत, जिसमें टेक्सटाइल मेजॉरिटी जो है वो उसको अहमियत दी जाएगी। और इंडियन ट्रेड डेलीगेशन जो है वो अमेरिका में भी डील्स कर रहे हैं, वो यूरोपियन यूनियन में भी डील्स कर रहे हैं। सो ये आप समझ लें कि इंडिया को ये समझ आ गई है कि बाय 2030 इंडिया की जो मिडिल क्लास है दैट इज़ उसकी प्रोजेक्शन है कि वो तकरीबन वो जैसे कहते हैं ना एक $250 बिलियन हो जाएंगे, $250 बिलियन, ठीक है, बाय 2050। अभी इंडिया की जो मिडिल क्लास है वो अगर 2050 तक $250 बिलियन हो जाते हैं तो वो बहुत पूरे का पूरा एक मुल्क है, ठीक है। और उनके पास अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग देखें, इंडिया की मार्केट जो कंज्यूमिंग मार्केट है वो कंज्यूम कर सकते हैं। और इंडिया के जो ओवरऑल जो इम्पोर्ट डिमांड है वो भी बढ़ रही है, ठीक है जी। और ये चीज़ जो है अगले 10 सालों में 5 सालों में आप देखें ना कहाँ पे आज से 5 साल पहले 10 साल पहले डिमांड क्या थी। जैसे जैसे इंडिया की जो मिडिल क्लास मजबूत होती जाती है, मिडिल क्लास के पास जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, यानी कि दे कैपेबिलिटी टू बाय मोर, वो इंक्रीज होती है, इनहेंस होती है, द मार्केट और द सोसाइटी जो है उसकी वैल्यू ग्लोबल मार्केट्स में इंक्रीज हो जाती है। बिकॉज लोग जाएंगे वो पूछेंगे यार वो उस मार्केट में जाओ वहाँ पे कैपेबिलिटी ज़्यादा है। अब देखें ना फॉर एग्जांपल आप अमेरिका में चले जाएं, अमेरिका में लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटीज फाइन, वहाँ पे लोग टूरिज्म और बहुत सारी चीज़ों में बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत खाते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं, पैसा लगाते हैं, विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ट्रैवल करते हैं। तो जो लोग अमेरिका में काम करते हैं वो ज़्यादा रेवेन्यू कमाते हैं, ठीक है। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि ये बरतानिया और इंडिया बड़ी देर से ये काम कर रहे थे, एंड बरतानिया को इसमें बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बरतानिया को इसने इसलिए फ़ायदा है, देखिए बरतानिया को इस चीज़ का पता है कि इंडिया एक ऐसी मार्केट है जो कहीं नहीं जा रही, एंड विद इन इंडिया देयर इज़ अ रोमांस फॉर वेस्ट। एंड पर्टिकुलरली ये जो पोस्ट ब्रेक्सिट जो इंगेजमेंट है, जिसमें अब दोबारा बरतानिया के अंदर ये सोच है कि हमें दोबारा यूरोपियन यूनियन के साथ मिल जाना चाहिए, बहुत नुकसान हुआ है। और कहा जा रहा है कि ये मोदी साहब का पहला विजिट है टू द यूके जब से केयर स्टार्मर प्राइम मिनिस्टर आए हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। लेकिन असल चीज़ क्या है, असल है इंडिया की मार्केट एक्सेस जो बरतानिया चाहता है, वो मार्केट एक्सेस इंडिया की वो मल्टीपल लोगों के पास जा रही है, ठीक है। अब टैरिफ्स कम होंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, तो टेक्सटाइल को बूस्ट मिलेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बूस्ट मिलेगा, गाड़ियाँ, ठीक है जी। और इसी तरह डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, और देखें ये एक बड़ी चीज़ है। और बहुत सारे जैसे मैंने बताया कि इसमें जो मेजर डिफेंस सेक्टर, जो टैक्स सिक्योरिटी एक होता है, ठीक है, उसमें हेल्थ केयर में, क्लाइमेट में, एजुकेशन में, तो ये चीज़ जो है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द इंडियंस। और इंडियंस को अगर आप बरतानिया देखें, आप पहुंच गए, आपके पास वहाँ पे कार्ड बन गए या वो। और दूसरा एक और चीज़ है, देखिए ये जो इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये ऑलरेडी ये बरतानिया के अंदर ऐसे ही हैं कि इन्होंने पूरा मुल्क बनाया हुआ वहाँ पे। ये ऐसे पूरे इलाके हैं, मुझे जाने का मौका मिला है बरतानिया, मैंने वहाँ देखा है आप किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जहाँ इंडियंस एंड पाकिस्तानी रहते हैं, वहाँ पे गोरे वैसे भाग जाते हैं। वो कहते हैं अब इनके साथ क्या रहना है, ना इन बेचारों को रहने का पता, फिर खाना पीना, उनका लाइफ स्टाइल ही हमारा फिर जो है, जलेबियाँ निकल रही हैं, समोसे निकल रहे हैं,
पकौड़े निकल रहे हैं। मैं डेली मैंने देखा, मुझे दोस्त ने कहा जी एक देसी खाना है, वहाँ खाना जा खाते हैं। मैं कहा अच्छा। हम वहाँ चले गए, पर मुझे नहीं पता था, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस इलाके में ये हालत होगी। तो मुझे ले गया वो वहाँ पे, उसको पता नहीं कौन सा इलाका, मुझे पहले नाम आता था भूल गया। तो मैंने कहा अच्छा जी ज़बरदस्त। मैं जब वहाँ पहुँचा तो पहले तो मैंने ध्यान ना दिया, लेकिन जब मैंने वॉक करने लगा स्ट्रीट के अंदर तो मैंने देखा, थोड़ी देर बाद देखा इधर से सरदार आ रहा है, इधर से साडा गुजराले का मुंडा आ रहा है, इधर से कराची का भैया आ रहा है। मैं कहा यार गोरा को नहीं नजर आ रहा। उन्होंने कहा पाया हमने गोरे भगा दिए हैं, ठीक है, क्योंकि गोरे आप दे डोंट वांट टू लिव विद यू। सिमिलरली अगर आप अमेरिका जाएं तो अमेरिका में जिन इलाकों में काले रहते हैं वहां से भी गोरे भाग जाते हैं, क्योंकि वो दे लिव इन अ वे, ना तो वो टैक्सेस देते हैं, और ये हमारे लोगों ने भी, खैर साउथ एशिया के लोगों ने ऐसे किया है कि ना तो ये टैक्स देते हैं, ना उनकी इकोनॉमीज में कंट्रीब्यूट करते हैं, सोशल सिक्योरिटी उनसे डिमांड करते हैं। तो ये एक चीज़ें हैं। लेकिन इंडिया का क्योंकि एक बड़ा वो है, फ्रेमवर्क है, बड़ी आबादी है, बड़ा कुछ है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। मुझे लगता है कि ये इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा, अगर मोदी साहब ये साइन हो जाता है, जो गुजारी बात है वो जिसके लिए जा रहे हैं, दैट्स दैट इज़ समथिंग वेरी बिग जो मुझे नजर आ रही है। चीमा साहब, जैसे आपने भारत और यूके के हवाले से जो है वो बताया, जब हम देखें कि भारत और चाइना के दरमियान भी काफ़ी जो है वो टेंशन्स बरकरार हैं, और इंडो पैसिफिक रीजन में भी हमने देखा स्ट्रैटेजिक पोजीशन की एक तरह से जो गेम है वो तेज़ी से बदल रही है, और इंडिया की तरफ से हम देखें तो वो वेस्ट के साथ अलाइनमेंट चाहता है। और तो क्या मोदी साहब का ये जो यूके का ये टूर है, ये सिर्फ FTA या इकॉनमी तक महदूद है, या फिर भारत असल में यूके को चाइना के खिलाफ एक स्ट्रैटेजिक या फिर साइलेंट मिलिट्री पार्टनर तक बनाना चाहता है? देखें, इंडिया को इस चीज़ का पता है, बरतानिया जो है ना, इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट प्लेयर। फॉर एग्जाम्पल जो बरतानिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके बारे में कहा जाता है दे आर नॉट सॉवरन वेपन्स, ठीक है। बरतानिया इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट। बरतानिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। और लेकिन देखें, जो अमेरिकन्स हैं या यूरोपियंस हैं, वाई अमेरिकन्स एंड द बरतानवी वांट टू गेट क्लोजर विद इंडिया? वन, मार्केट एक्सेस चाहिए उन्हें, मार्केट एक्सेस चाहिए। सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट दे हैव इज कि उनको जो मार्केट एक्सेस से मतलब क्या है कि उनको मार्केट एक्सेस से उनको मिलेंगे डॉलर, मिलेंगे पाउंड, मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ वो चाहते हैं। दूसरा वो सारी बातें चाहते हैं कि ये चाइना के खिलाफ भी ये एक प्लेयर के तौर पे वो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इट्स नॉट अबाउट चाइना, इट्स अबाउट बिल्डिंग इट्स ओन बायलैटरल रिलेशंस। लेकिन रिमेंबर, बरतानिया हो या यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका, दे हैव सम, एंड देन इट्स डेमोक्रेसी एज वेल। सो मार्केट्स, चाइना एंड डेमोक्रेसी, ये तीन मेजर फैक्टर्स हैं। लेकिन ऑन चाइना इंडिया ने किसी की नहीं सुनी। ऑन चाइना इंडिया ने किसी की भी नहीं सुनी। सारे के सारे, अमेरिका भी नाराज़ है, सारे नाराज़ है। इंडिया ने कहा नहीं, मैंने चाइना से ताल्लुकात अपनी मर्जी के रखने हैं, आप मेरे से नाराज़ हो या मुझे जो मर्जी उसकी कॉस्ट पे करिए। सो लार्जली दिस इज FATF मेरी असेसमेंट। चीमा साहब, अगर हम लोग अपने जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो दूसरे विजिट है मालदीव्स के तरफ, उसके बारे में अगर हम बात करें तो मोदी साहब जो है वो मालदीव्स जा रहे हैं, जहां आपको पता है प्रो चाइना गवर्नमेंट जो है वो पावर में है, जहां कुछ महीने पहले हमने सुना इंडिया आउट के जो नारे लग रहे थे, वहाँ मोदी साहब का जाना क्या एक वाकई एक तरह से आप कह सकते हैं दोस्ती का हाथ है, या फिर पावर प्रोजेक्शन है? और अगर चाइना मालदीव्स में डीपली इंट्रेंच्ड है, तो क्या ये विजिट इंडिया के लिए रीजनल इन्फ्लुएंस रिक्लेम करने का डेस्परेट अटेम्प्ट है, या फिर एक आप कह सकते हैं कैलकुलेटेड वार्निंग? देखिए, इसको थोड़ा सा समझ लें। मालदीव्स के अंदर जो प्रेजेंट मौजू है ना, वो उन्होंने बड़ी स्मार्ट गेम की। बाय द वे, उन्होंने स्मार्ट गेम ये की कि उन्होंने आते ही, जब वो अपोजिशन में थे, तो उन्होंने एंटी इंडिया कार्ड खेला। जब उन्होंने एंटी इंडिया कार्ड खेला तो इसके अंदर वो कामयाब हुए, ठीक है। उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो इंडिया आउट, ठीक है जी।
आप देखें ना, बात हो रही है फ्रॉम इंडिया आउट टू, जैसे आप कह रही थी, गेस्ट ऑफ ऑनर, ठीक है। सो उन्होंने इंडिया आउट कार्ड खेला, लोगों के अंदर नेशनलिज्म, लोगों के अंदर इंडिया के इंप्रेशन आ गया कि जी इंडिया बहुत पेनिट्रेट कर चुका है, इंडिया की फौज यहाँ पे है, हमें चाइना के खिलाफ भड़काया जा सकता है, ये हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। उन्होंने बेसिकली ये सही मानों में अगर देखा जाए तो उन्होंने जो माहौल बनाया उसमें इंडियंस को मुश्किल में डाला पहले, और साथ में क्या हुआ जब वो पावर में आ गए और साथ में उन्होंने कहा जी इंडियंस जो हैं वो यहाँ से चले जाएं जो फौजी हैं। अच्छा, वो फौजी कितने को थे? मेरे ख्याल को 70-75 थे, 100 था, इतने ज़्यादा नहीं थे। और वो भी वहाँ पे हेल्प आउट कर रहे थे, हेलीकॉप्टर्स, दिस दैट, ये वो, मेंटेनेंस, मेडिकल, इवैक्यूएशन, एमरजेंसी, जिसे आप कहते हैं डिज़ास्टर रिलेटेड जितने भी कुछ चैलेंजेस होते हैं सवाल से। तो उन्होंने, मौजू साहब ने आगे गेम की, गेम में उन्होंने आके ये गैप ढूंढा, उन्होंने कहा एंटी इंडिया स्टेटमेंट बनाओ और लोगों से सिंपथी लो। वही हुआ, वो सिंपथी आई, सारा कुछ हुआ। और आते ही वो इंडिया की बजाय चाइना चले गए, फिर वो तुर्की चले गए, फिर इंडिया ने उनको बुलाया, उनसे बात की, उनको पैकेज दिए, उनको रिसोर्सेज दिए, उनके साथ ताल्लुकात बनाए। इंडिया ने कहा यार इसके साथ डील करो, इसको क्या चाहिए, इसको फंड्स चाहिए, इसका लोन रोल ओवर करो, इसकी जो जो मसले मसाइल हैं वो पूरे करो। उन्होंने, इंडिया ने वो उसके साथ एक फ्रेश स्टार्ट जो है वो लिया, ठीक है जी। और अब क्या हुआ कि उन्होंने, इंडिया ने जब बेल आउट किया मौजू को, वो एक सॉवरेन डिफ़ॉल्ट होने वाला था 2024 में। फिर इंडिया ने मालदीव्स को तकरीबन कुछ $750-800 मिलियन की लोन दिया। फिर और बहुत सारे हैं जिनके कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो किए। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने की और उससे ये हुआ। और उसको मौजू को इन्होंने अपने बुलाया, उस पर ओथ पे बुलाया। फिर उन्होंने स्टेट गेस्ट आई थिंक इसको बनाया, एलोर किया, नज़दीक किया, डील की, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए। जयशंकर वहाँ पे गए रिसेंटली, कुछ 6-8 माह पहले, 3 दिन वहाँ रह के आए। मालदीव्स में 3 दिन रहे वो, और वो सबसे मिले, जो जो प्रोजेक्ट्स थे वो इफ्तिताह किए, सारा कुछ किया। वहाँ से उन्होंने कहा यार ये तो देखो, तो मौजू जो थे वो कामयाब हो गए। उन्होंने कहा दिस इज़ व्हाट आई वांट, कि मेरे साथ फ्रेश डील करो। तुम्हारे अंदर, इंडिया के अंदर ये है कि जैसे हम पहले वो होता था, नशीद होता था और दूसरे तीसरे होते थे, तो वो बस वो समझते थे ठीक है, कंफर्टेबल है, जैसे मर्जी हम इनसे डील कर लें, मालदीव्स की क्या है। तो उन्होंने बेसिकली अपना रेट दोबारा लगवाया मालदीव्स ने, एंड वो कामयाब हो गए। और मोदी साहब को ये था कि मेरी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी किधर जाएगी, अगर मैंने, मेरे से मालदीव्स नाराज़ है, श्रीलंका के अंदर नई हुकूमत आ गई, एक वो जो ट्रेडिशनल होते हैं वो बंदा नहीं था, ठीक है, ही वाज लाइक एंटी इंडिया, वो रहा, वो इंडिया के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। लेकिन इन मुल्कों की छोटे छोटे मसले थे एंड इंडिया वो हल कर सकता था, तो इन्होंने हल किए वो मसले। और मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ जो थी, दैट वाज वेरी नेसेसरी फॉर इंडिया, इंडिया ने किया। अब वो उन्होंने कहा जी ठीक है मोदी साहब आए, अब आप आपको चीफ गेस्ट बनाते हैं, ठीक है। इवन के इस हद तक चले गए कि मोदी साहब और इनकी लड़ाई शुरू हो गई। मोदी साहब ने कहा जी कि हम टूरिज्म के लिए, हमें लक्षद्वीप, एक इनका आइलैंड है लक्षद्वीप, ये वहाँ जाएंगे। इंडियंस ने कहा, मालदीव्स ने इनको गालियाँ निकालना शुरू कर दी, बुरा भला मोदी साहब को गालियाँ, दिस दैट, वो एक लड़ाई बन गई। फिर इंडिया बहुत बड़ी तादाद में अपने टूरिस्ट भेजता था, इसराइल बीच में आ गया। मालदीव्स ने इसराइल की टूरिज्म को बंद कर दिया जी, तुम गजा में क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा जी, इसराइलियों ने कहा जी आप इंडिया जाया करें। तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन नाउ एवरीथिंग इज स्टेबल। और अब मौजू ने, ही वन बेसिकली, उसने वो राब्ता दोबारा जीत लिया और वो करीब आ गए। और अब आप देखें कि इट्स ऑल फाइन, अब उनको कोई मसला नहीं है। अब वो कहते हैं जी आएँ आप हमारे साथ, हमारे चीफ गेस्ट बने, हमारी 60th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन हैं जुलाई 26 को। अब मोदी साहब यूके से होके वहाँ पे जाएंगे एंड ऑल दैट। आई थिंक दिस इज़ व्हाट गोइंग टू हैपन। जी। चीमा साहब, हमने अगर हम अपने तीसरी जो मोदी साहब का विजिट है उसके बारे में जिक्र करें, बांग्लादेश में आपको पता है जेट क्रैश हुआ जिसमें 19 लोग मारे गए। उसी वक्त मोदी साहब का जो है वो टूर भी चल रहा है। पीएम मोदी जो हैं उन्होंने फ़ौरन सिंपैथी एक्सप्रेस की और मदद का जो है वो वादा भी किया।
तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने फॉरेन टूर पे हैं, उसी वक्त बांग्लादेश में इस तरह का एक पेनफुल ट्रेजिडी का होना, उसी वक्त उनका मदद के बारे में कहना, सब कुछ। तो आप क्या कहते हैं कि इस टाइम में जो है मोदी साहब का ये मदद का ऐलान या मोदी साहब का जो उन्होंने सिंपैथी जाहिर की है, ये वाकई मोदी साहब ने किया या एक डिप्लोमेटिक मूव है जिसे इंडिया वहाँ की पब्लिक या फिर हुकूमत दोनों के लिए यूज करना चाहता है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब चाइना बांग्लादेश में भी अपना असर बढ़ाना चाह रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉरेन टूर पे हैं? मेरा ख्याल है ही इज गोइंग ऑन फॉरेन टूर टुमारो में भी शायद, या आज निकल रहे हैं। बट द पॉइंट हियर इज के इंडिया बहुत ज़्यादा स्पेस चाहता है बांग्लादेश में, स्पेस मिल नहीं रही। उसकी वजह ये है कि हसीना वाजिद उधर हैं, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि वो चाहते हैं कि मोहम्मद यूनुस वो काम करे जो हसीना वाजिद करती थी। ठीक है, मोहम्मद यूनुस को केयर टेकर सेटअप में बिठाया गया है और कहा गया है कि तुमने ऐसा नहीं कुछ करना। तो ये एक बहुत बड़ी अभी कन्फ्रंटेशन है, जब तक एक इलेक्शंस नहीं होते चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज जहाज़ गिरा है, जो जहाज के ऊपर हमारी बात होगी। जहाज जो गिरा है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस सेंस में है। अब इंडियंस ने कहना शुरू कर दिया जी ये चाइनीज़ जहाज़ था, ये था वो था, ठीक है, और ये जहाज़ बहुत हल्का था, इसमें कोई ऐसी चीज़ मतलब वो नहीं थी, कोई तगड़ा जहाज़ नहीं था। लेकिन साथ ही साथ में जैसे आप कह लेना कि उनको ये भी है कि हमें अपॉर्चुनिटी भी मिले, अदर दैन दैट और कुछ नहीं है। बहरहाल मुझे ऐसे लगता है कि ये जो जहाज़ गिरा है इसकी वजूहात जो हैं वो सारी बात है, कोई टेक्निकल है, एरोबैटिक्स वो लो जिसे कहते हैं ना ऑल्टीट्यूड पे एरोबैटिक्स कर रहे थे, वो नहीं कंट्रोल हुआ, वो कॉलेज में गिर गया, वहाँ बच्चे मर गए, टीचर्स मर गए। तो ये ट्रेजेडीज़ देखें हो जाती हैं, लेकिन nobody does it deliberately, लेकिन ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू फाइंड अपॉर्चुनिटी। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को वो एक्सेस दी जाएगी, और ये कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं है, कोई फ्लड्स नहीं आ गए या ऐसी चीज़ें नहीं आ गई कि जी हाँ ये बड़े पैमाने पे इंडिया एड भेजे। सो आई थिंक मुझे ऐसा नहीं कुछ लगता। बहरहाल जारी बात है, ये एक ट्रेजेडी है और नुकसान हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया चीमा साहब। तो दोस्तों आज हमने बात की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट्स के बारे में, ऑफिशियल टूर्स के बारे में। यूके और मालदीव्स वो जा रहे हैं और उसी दौरान जो है बांग्लादेश में एयर जो है वो जेट का क्रैश होना और फिर उस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो है वो सिंपैथी देना, इस सब के बारे में आज हमने तफसील से बात की है। देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं और उनके विजिट जो है वो कितना फ्रूटफुल साबित होता है और क्या क्या उससे जो है हमें चीज़ें नज़र आती हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। टेक केयर।